तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। एकेडमी की ओर से मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, ये FEIS एकेडमी की ओर से, और यहाँ तक कि भोपाल वासियों की ओर से भी भोपाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत करेंगे। पहले थोड़ी से बैठने की व्यवस्था कर लें, लेकिन एक बात जो मैं शुरू से आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन रिटन में सब लिखा हुआ है कि आप लोग कहाँ से। ये मत समझिएगा कि यहाँ आपकी सारी जानकारी हमारे पास है, मेरे पास नहीं है। आप लोग कितनी मेहनत करके आए हैं और कितनी तकलीफ उठा करके आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि आप लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अर्न कर रहे होंगे, यानी कि खुद की कमाई से आने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो फिर किसकी कमाई से आए हैं? पेरेंट्स की कमाई से आए हैं। और केवल उनकी कमाई से नहीं आए हैं, और केवल अपने ही सपने लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि पेरेंट्स के भी सपने लेकर आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करने आप यहाँ आए हैं, राइट? बहुत बड़ी जिम्मेदारी का। और ऊपर से मुसीबत ये कि जो आपका सपना भी है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सपना है। अगर आपको नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो इससे बड़ा सपना तो कोई भी नहीं हो सकता। और याद रखिए, किसी भी बड़े काम को छोटे तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता, और अगर कोई भी काम छोटे तरीके से पूरा हो सकता है तो फिर वो काम बड़ा नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा फार्मूला, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, इसमें कोई साइंस नहीं है, नथिंग, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा काम छोटे तरीके से पूरा नहीं हो सकता, तो वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है? कुछ नहीं, आप केवल वही तरीका जानने यहां आए हैं, बस दैट्स ऑल। केवल वो तरीका जानने आप यहां आए हैं। 90 घंटे तक आप यहां रहेंगे। आज शुरू होने में फिर से 1 घंटे 5 मिनट की देरी हो गई है, ये कवर हो जाएगा। 90 घंटे से 9 मिनट भी कम नहीं रहेंगे, 90 घंटे आप रहेंगे, और आपके साथ मैं रहूंगा। और कल्पना करके देखिए कि आपके उन सपनों को साकार किया जा सके, इसके लिए 90 घंटे तक आपसे बातचीत होगी, केवल तरीका जानने के लिए। विचित्र सा नहीं लग रहा है? यार, ऐसा क्या तरीका हो गया कि 90 घंटे तक सिर्फ हम तरीका ही जानते रहेंगे? पता नहीं उसमें से कितना याद रहेगा, कितना भूल जाएंगे, क्या होगा, ऐसे कैसे होगा? केवल तरीका ही जानेंगे 90 घंटे तक। तो सर, अगर 90 घंटे तक आप तरीका बताएंगे तो फिर आगे जाकर के कितना पढ़ना पड़ेगा, है ना? अगर आप लॉजिकल माइंड से सोचेंगे कि बाप रे, अगर 90 घंटे केवल तरीका जानेंगे तो 9000 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, तो हाथ पैर कांपने लगेंगे। सपना भी तो आपने देखा है, बड़ा बनने का आपने सोचा है ना, मैंने तो नहीं सोचा। और बहुत कम पेरेंट्स ने भी सोचा होगा। देखिए, पेरेंट्स तो जो हमारे होते हैं, वो जो सपना देखते हैं ना, वो गलत नहीं देखते, क्योंकि हर पेरेंट, जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे तो आप भी चाहेंगे कि जो मेरा बच्चा है, मेरी जो बच्ची, देखिए मैं बच्चा बच्ची जब कहूँ ना, मैं बच्चा कहूँ तो आप उसमें बच्ची को शामिल कर लीजिएगा। और मैं करे आप सबको, मैं अगर मान लीजिए कि मेल जेंडर में बोल रहा हूँ तो मैं तो पुरुष हूँ, तो उसी भाषा में बोलूँगा तो लड़कियाँ भी समझ लेंगी कि हमारे लिए भी कहा जा रहा है ना? वो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ना, करता है करती है, दोनों बोलूँ, तो उस तरह की लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। और जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स चाहता है कि भाई उसका जो बच्चा है बहुत आगे निकले, है ना? अब वो बहुत आगे निकले की डेफिनेशन क्या है, उनके सामने अलग अलग है। कोई सोचता है कि बहुत बड़ा अफसर बन जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई सोचता है कि भैया बहुत बड़ा अफसर न बने, सरकारी नौकरी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। मुझे मालूम है कि जब मैं भोपाल में पोस्टेड था तो मुझे ड्राइवर की भर्ती करनी थी, और एक ड्राइवर की मैंने भर्ती की, छिंदवाड़ा का ही वो ड्राइवर था। और टूर में जब हम छिंदवाड़ा गए तो उस ड्राइवर की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमारे घर पर आइए, प्लीज़ खाना पर आइए। हम लोग गए।
क्या जश्न मनाया जा रहा था। खुशी में कोई अंतर नहीं है माँ बाप के, चाहे आप IAS अफसर बन जाइए चाहे वो ड्राइवर बन गया हो, तो उनके सपने अलग अलग हैं, तो उनका दोष नहीं है। क्योंकि हम पेरेंट्स को भी दोष देते हैं कि पेरेंट्स दबाव डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई वो तो अपने वो सोचते हैं कि भैया दबाव डालो, लड़के पर थोड़ा सा बोझ डालो तो शायद कर जाएगा, शायद संभल जाएगा, वो तो अपने ढंग से काम करते हैं। तो जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो याद रखिए कि जो बॉलर है आपके हिसाब से बॉल नहीं फेंकेगा। गाड़ी वाहन को तो आप बोलेंगे कि भैया धीरे चलाओ, जरा धक्के लग रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को आप नहीं कह सकते, परिस्थितियों को आप नहीं कह सकते, वो अपने ढंग से काम करेंगी। अब आपके ऊपर है कि जो बॉलिंग हो रही है इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, किससे आप अपने को बचा पाते हैं कि आपके स्टंप न उखड़े, आप आउट न हो पाए, आप 1 रन ले पाए, आप 6 रन ले पाए, ये आपके ऊपर है। तो प्लीज अपनी जिंदगी में दोष मत दीजिएगा कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ अपनी वजह से नहीं कर पाएंगे, और याद रखिए कि अगर आप कर पाएंगे तो फिर आप किसकी वजह से कर पाएंगे, सिर्फ अपनी वजह से कर पाएंगे, राइट। तो अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि जो 90 घंटे आप यहाँ एकेडमी में गुजारेंगे, आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। याद रखिए ये आपके ऊपर है। आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, एकेडमी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। आपको जो कहा जा रहा है कि ये करो और आप नहीं करेंगे, हम लोग बहुत से प्रैक्टिकल्स करेंगे यहां, और मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास है ना ये मुर्दा घर की तरह काम ना करे, ये जीवंत क्लास हो, लाइव क्लास हो। आपको भी उतना ही पार्टिसिपेट करना है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट बनने के बाद ना किसी मंदिर में आपको बैठा नहीं दिया जाएगा कलेक्ट्रेट में कि बैठो और लोग आकर के आपकी पूजा करेंगे। आपको लोगों की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, समस्याओं से टकराना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। उसकी शुरुआत कहां से होगी, उसकी शुरुआत यहीं से होगी, राइट। तो आपको बिल्कुल इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। आपको जो काम दिया जाएगा अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर से मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, मेरा नुकसान नहीं होगा, एकेडमी का भी नुकसान नहीं होगा, समाज का भी नुकसान नहीं होगा और देश का भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप IAS नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा बनेगा, UPSC का भी नहीं होगा, किसका होगा। और अगर आप करेंगे तो जो फायदा होगा वो किसका होगा, सिर्फ आपका होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए, चाहे अच्छा होना हो चाहे बुरा होना हो, वो सिर्फ आपके साथ होगा। और ये चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये भी मान करके चलिए कि उसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। पानी बरसता है तो उस पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है, पानी के ऊपर नहीं है। पानी तो बहुत बरसा, आप घर के अंदर थे, बाहर आपने बाल्टी नहीं रखी थी, उस पानी का एक बूंद आपके घर में नहीं पहुंचा है। आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना पानी लेकर के अपने अंदर आ पाते हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूं वो सिर्फ दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि यहां जो आप 90 घंटे व्यतीत करेंगे, आपको केवल ये देखना है कि आप कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं, सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, यहां से आप कितना लेकर जा पाते हैं। मैं एकेडमी की ओर से और अपनी ओर से आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, UPSC के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है, छोटी से लेकर के बड़ी चीजों की, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, एक भी चीज उसमें नहीं छोड़ी जाएगी। और इसे आप मेरी गर्वोक्ति कह लीजिए, घमंड कह लीजिए, आत्मविश्वास कह लीजिए, जो भी कहना चाहे वो कह लीजिए। आफ्टर ऑल मैंने क्वालिफाई किया है और नौकरी भी 26 साल तक की है, इनसाइड जानता हूं। 26 सालों में 26 बैच तो आए ही होंगे मेरे बाद में,
और चूंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट होता था तो बाकायदे उनके साथ में बातचीत करता था, क्या चेंजेस हो रहे हैं, यूपीएससी क्या कर रही है, क्या कर रही है। और केवल इसी एक छोटे से पर्पस के लिए कि मैं लोगों को बता सकूं कि सिविल सर्वेंट कैसे बना जाता है, क्योंकि जब मैंने बनने की कोशिश की थी तो मुझे मालूम है कि कितने संकट मैंने सहे हैं, बर्दाश्त किए हैं। तो केवल उस छोटे से उद्देश्य के लिए कह लीजिए कि मैंने 9 साल पहले नौकरी छोड़ दी। यानी कि जब फसल तैयार थी, काटी जा सकती थी, जब आप अपने टॉप पर थे, तो उस समय आप अगर नौकरी छोड़ते हैं तो छोटी बात नहीं होती, क्योंकि हम टॉप पर पहुंचने के लिए तो ये सब कर रहे होते हैं। और पता लगा कि जब आप टॉप पर पहुंचने वाले हैं, यानी फिनिशिंग लाइन को टच करने वाले हैं, वैसे ही आप अपनी स्पीड रोक देते हैं और वापस चलने लगते हैं। और इसके बाद से मैं यही सब कर रहा हूं। कुल मिलाकर के ये कि मैं इस मामले में नौसिखिया नहीं हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भरोसा कर सकें, आप मुझ पर भरोसा कर सकें कि सर जो बात कह रहे हैं उसमें वजन है, सर जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। हाँ, मैं जो बात कहूंगा, यदि आपको उसमें कोई डाउट होता है, आपको पूरा पूछने का अधिकार है। याद रखिए, 100% पूछने का अधिकार है। कोई बात छूट जाती है तो आपको 100% पूछने का अधिकार है। आप बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, बिल्कुल भयभीत मत होइएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। सच बात है कि आपको डर को निकालना ही है, राइट? तो एक वाक्य आखिरी में जिसके पीछे मैंने इतनी सारी बातें कही हैं, केवल ये कि यहाँ का जो वक्त है, याद रखिए, दोबारा नहीं आएगा। और यदि आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो एक वायदा मैं आपसे कर सकता हूँ, और वो ये कि आप जिस रूप में यहाँ आए हैं, अभी इस दरवाजे से आपने एंटर किया है, 15 दिनों के बाद आप इसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे। 15 दिनों की क्लास है ना, और मैं दावा करता हूं कि आप वही नहीं रह जाएंगे जो आप पहले दिन थे, या आज जो आप हैं वो आप नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये कैसे संभव होगा? बिना आपके सहयोग के ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो कम से कम 15 दिनों के लिए आप अपने दिमाग को खुला रखिए, दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, या यूं कह लीजिए कि यूपीएससी की जो परीक्षा देते हैं उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मालूम है वो क्या होता है? उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये जो ओल्ड माइंड सेट है, इस ओल्ड माइंड सेट को कैसे रिप्लेस करें। मैं चेंज करें की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुधार करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बदल देने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात होती है तो हम सबके दिमाग में क्या चलता है, उसमें मैं भी शामिल हूं। मेरे दिमाग में भी वही सारी चीजें चलती थी जो आज आपके दिमाग में चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग बन जाते हैं, या मैं अपने आप को कहूं कि कोई अलग से अंतरिक्ष से उतरा हुआ प्राणी हो, इस धरती पर आया हो। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो बनते हैं वो आप सबकी तरह ही होते हैं, और उनके दिमाग में भी आप सबकी तरह की ही समस्याएं होती हैं, लेकिन वो उससे जूझते हैं, उससे जूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनको समझाया जाता है तो समझने की कोशिश करते हैं, उसे जूझते हैं, और जूझने के बाद सफल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, याद रखिए, जो मेरे सामने है वो ये है कि आपका जो ओल्ड माइंड सेट है, मैं इस ओल्ड माइंड सेट को रिप्लेस कैसे करूं। अगर आपको बिल्कुल नया प्लॉट दे दिया जाए जमीन, तो उस पर तो मकान बनाना आसान है, लेकिन ऐसा प्लॉट दे दिया जाए जिस पर पहले से पुराना मकान बना हुआ हो और उस पर नया मकान बनाना हो, तो कौन सा कठिन है, पहले वाला या दूसरे वाला? तो मेरे सामने जो संकट है ये दूसरे वाला है कि पहले तो पुराने मकान को तोड़ो, इसके बाद उसका मलबा साफ करो, और मलबा साफ करने के बाद फिर उस पर नया मकान बनाओ। है ना संकट का काम? आसान काम नहीं है।
ये जो सारा खेल है ना सिविल सर्विस का, केवल साइकोलॉजिकल गेम है। और आपको लगता है कि ये लेबर का गेम है। लेबर का गेम कहने का मतलब 3 साल तक पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है। मिलते हैं मुझे ऐसे, सर दाढ़ी बनाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। चलो सांस लेने की तो फुर्सत मिल रही है कम से कम, क्योंकि अगर दाढ़ी बनाने की फुर्सत नहीं मिल रही कहें तो मैं तो छोड़ दूंगा। कहें सर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये साइकोलॉजिकल गेम है, याद रखिए, प्योरली साइकोलॉजिकल गेम है। आप समझेंगे, आप समझ करके जाएंगे कि कैसे ये साइकोलॉजिकल गेम है। और जो साइकोलॉजिकल गेम को नहीं समझ सकता, नहीं समझ पाता, वो कभी सिविल सर्विस क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। लेकिन साइकोलॉजिकल गेम को समझाना उतना आसान काम नहीं है। उसके लिए कंप्लीट एनवायरनमेंट चाहिए, है ना, एनवायरनमेंट चाहिए। आपके 70 मेडल, 107 मेडल हो गए ना, किसमें हुए हैं? 70 का 107 हो जाना आपको छोटी बात लगती है? 1.5 गुना, 58%, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो ये हुआ कैसे? भाषण देने से, उकसाने से, मोटिवेट करने से। परिस्थितियां तैयार की गई हैं। भोपाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है, साई का दफ्तर है। कुछ दिनों पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, बहुत अच्छा मौसम था, बरसात और साथ ही बादल थे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज राइड पर चलते हैं। वो होता है ना क्या, सड़क घूमने चलते हैं गाड़ी में। मैंने कहा कि साई की तरफ चलते हैं। हम लोग गए नहीं हैं। गए हम लोग, क्या खूबसूरत वातावरण है, कितने बड़े बड़े कैंपस हैं, और वहाँ स्पोर्ट्स बॉय, स्पोर्ट्स गर्ल्स घूम रही हैं। उस सुनसान जगह पर घूम रही हैं जहाँ एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, सुनसान है, बिल्कुल आउटसाइड में है। और वहां रह करके पता नहीं कितने सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर वापस आना है, 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर वापस आना, और 6 घंटे यही काम कर रहे हैं। हे भगवान, 6 साल तक यही काम करते रहेंगे। और इसके बाद पता लगा कि ओलंपिक में पहुंचे और फर्स्ट राउंड में बाहर। 4 साल बाद अगला ओलंपिक होना है, तब तक एज खत्म। कभी उन लोगों की साधना के बारे में सोचिए, उन लोगों के सामने जो रिस्क होते हैं जीवन के, उनके बारे में सोचिए। तब आपको पता लगेगा कि यार हमारा तो कोई भी रिस्क नहीं है उनकी तुलना में। इसलिए कि वो दौड़ रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? केवल हेल्थ ही थोड़ी सी बन रही है ना। हेल्थ तो वैसे भी बनाई जा सकती है, आप जिम में जाकर आप लोग, कई लोग जिम में जाते होंगे, बन जाएगी। लेकिन आप तो जो कर रहे हैं वो तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, ये तो कभी वेस्ट होना ही नहीं है, ये तो आपकी पूंजी है। अर्थशास्त्र की भाषा में जिसे कैपिटल कहते हैं, ये तो आपकी कैपिटल है ना। आपने बैंक से कर्जा लिया है, उससे आपने मकान बनाया है, 10 लाख कर्जा लिया था, 10 लाख का मकान बना लिया, तो ये खर्चा हुआ या कैपिटल बनी है? क्या हुआ? ये खर्चा हो गया क्या? 10 लाख आपकी पूंजी बनी। तो यहां तो आप पूंजी बनाएंगे, वहां तो कुछ भी नहीं बनता है। आप उतने रिस्क जोन में नहीं है, याद रखिए। जितना दूसरे लोग रिस्क लेते हैं उसकी तुलना में आपका रिस्क कुछ भी नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है, याद रखिए। तो यहाँ जो छोटी छोटी चीजें होंगी उन पर आपको ध्यान देना होगा, राइट। दिमाग को याद रखिए एक सिस्टम में नहीं ढालेंगे तब तक सिविल सर्विस की जो आप तैयारी कर रहे हैं उन चीजों को भी आपका दिमाग एक सिस्टम में नहीं ढालेगा। मैंने कहा ना कि सारा गेम साइकोलॉजिकल गेम है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप एक घर में अलमारी रखते हैं, उस अलमारी में जहां जो चीज मिला ला करके ठूस देते हैं, और जब निकालना होता है तो पता लगा सारी चीजें फिर निकालते हैं। वेरी गुड, सारी चीजें फिर निकालते हैं, चिड़चिड़ाते भी हैं, कहाँ रख दिया, ये हो गया, टाइम देखते हैं, देरी हो रही है, नहीं मिलती वो चीज। और लेकिन अगर वहां आप बिल्कुल सिस्टम आपने बना लिया कि ऊपर मैं ये रखूंगी, नीचे मैं ये रखूंगा, और जब आप ढूंढेंगे तो अब पता लगा आपको कि परीक्षा में के हॉल में क्यों आपको पॉइंट नहीं सूझते, और निकलने के बाद अरे ये छूट गया। इसका कुछ रिलेशन है इससे? होता है कि नहीं होता है ऐसा?
क्यों होता है ऐसा? आपका दिमाग भी वो अलमारी है। आप क्या सोचते हैं कि जो यूपीएससी है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट को ढूंढता है, इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढता है? आपको क्या लगता है? और अगर यूपीएससी को इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लोग की जरूरत होती तो मैं आपको सिस्टम बता देता हूं, अगर मैं यूपीएससी का चेयरमैन होता तो, कि जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं केवल वही परीक्षा में बैठेंगे, जो लोग टॉपर हैं या जो लोग फर्स्ट डिवीजन है, मोर देन 60%, जो नेट वेट के एग्जाम होते हैं उसमें है ना परसेंटेज, इसमें परसेंटेज क्यों नहीं है? इतना तो दे देते भैया कि मोर देन 50% जो स्टूडेंट स्कोर कर रहा है वो बैठे। उसमें तो कह रहा है कि अगर आप ग्रेस मार्क से भी पास हुए हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है, आपके पास केवल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यही कह रहा है ना। इसका मतलब है कि यूपीएससी ये मान करके चलता है कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया वो भी हमारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, आपको चांस दे रहा है वो। और फिर आपके दिमाग में ये रहता है कि ये पढ़ाई की एग्जाम है, समझने की प्लीज कोशिश कीजिए। वो कर देता कि फर्स्ट डिविजनर बैठे, खत्म हो गई थी बात। तो कुछ तो उसके दिमाग में दूसरी चीजें चल रही होंगी ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर वो थर्ड, अब एक फिल्म आ गई है ना 12वीं फेल, आप लोगों को मालूम होगा, आ गई है ना विधु विनोद चोपड़ा की, अभी कल रिलीज हो रही है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कल हमारी क्लास चलेगी, नहीं तो मैं बिल्कुल देखता। अब ऐसी चीजें तो मुझे देखनी चाहिए। एस्पिरेंट देखा, संदीप भैया देखा, ये सब देखा, तो इसको भी देखता मैं। यहाँ हुआ था 21 तारीख को भैया, 21 तारीख को यहाँ उसका प्रीमियर हो गया है, दैनिक भास्कर वालों ने प्रीमियर कराया, लेकिन उसमें मुश्किल ये था कि उसमें सिर्फ स्टूडेंट जा सकते थे और मैं स्टूडेंट नहीं था, नहीं तो मैं देख करके आता हूँ फिल्म। 12वीं फेल और सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। अब मजेदार बात क्या होगी मालूम है कि जितने भी 12वीं फेल होंगे ना, ये सबसे मुश्किल काम होगा। उस 12वीं फेल के आगे की क्या कहानी है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, इससे उनको मतलब नहीं है। 12वीं फेल है तो क्या हुआ यार, हम भी बन सकते हैं, जाके देखो फिल्म। कितनी बड़ी गलतफहमी है। नो डाउट आप कुछ भी बन सकते हैं। सड़क पर पड़े हुए पत्थर को भगवान बनने का अवसर होता है, मंदिर में ले जाकर के रख दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर उंदूर लगा दीजिए। जब वो पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ था तो आप लतिया रहे थे, किनारे कर दो यार, किसी को ठोकर न लग जाए। और उसी पत्थर को किसी ने उठा करके मंदिर में रख दिया तो आप उसके सामने गिरे पड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग। तो पत्थर बन गया ना, भगवान बन गया पत्थर, लेकिन वहीं पड़े पड़े बन गया क्या? वहीं पड़े पड़े तो नहीं बना। तो ये बना कैसे जाता है इससे कोई लेना देना नहीं, बस हम बन सकते हैं, इस भ्रम में जीते रहते हैं। इस भ्रम में मत जिए। 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से आधे तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देते हैं। भैया क्यों भरे थे? पड़ोसी को बताने में अच्छा लगता है ना, भैया क्या कर रहे हो बच्चे से तो पूछेंगे। और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदी क्षेत्र में तो जब माँ बाप मिलते तो बचवा क्या करत है, अरे वो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी। और बहुत से रिश्ते भी हो जाते हैं, शादियां भी हो जाती हैं, है ना, शादी कर देते हैं, गौना होना बाद में चलेगा ना, कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं, हो जाता है सब। और लड़की भी सोचती है कि मेरा जो पति है वो आईएएस अफसर होगा, लड़की का बाप सोचता है कि मेरा जो दामाद है वो आईएएस अफसर होगा, और पता लगा कि बाद में डिप्रेशन में है उनका दामाद बेचारा, कुछ नहीं कर पाया। ये सब तमाशे होते हैं। इन सच्चाइयों को समझिए, इन सच्चाइयों को समझना बहुत जरूरी है, और हिंदी बेल्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैं सच में आप लोगों के साहस को सलाम करता हूं, ईमानदारी के साथ सलाम करता हूं कि आप लोग इतनी सारी बाधाओं को लांघ करके भोपाल कैसे पहुंचे।
अभी एक पेरेंट्स के साथ एक स्टूडेंट है, वो मिलने आई थी, वैशाली की है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम यहाँ आई कैसे, बिहार की हो, और बिहार में तो बहुत सी छेका छाकी वाला मामला है, बहुत छेका चाकी वाला मामला है। बिल्कुल दावा करते हैं कि बिल्कुल हम तो झोपड़ी से उठा करके और सीधे कलेक्टर की गाड़ी में बैठा देंगे, हमारा कोर्स ले लो, है ना। उनको कैसे आप लोगों ने सुपरसीड किया भैया, उसको कैसे किनारे करके आप लोग यहाँ आए। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के डिसीजन को। हम लोग तो बिल्कुल कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि आपको हम बना देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये भी नहीं कहा है कि आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम आपसे। आपको केवल तरीका बताएंगे, तरीका जो बताएंगे वो परफेक्ट बताएंगे। आपको समझ में आए तो उसको लागू कर लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो लागू मत कीजिएगा। भैया मुझे तो जो आता है मैं तो वही बताऊंगा ना, मैं वो नहीं बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बताऊंगा जो होना चाहिए, दैट्स ऑल। वो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। आपको अच्छा लगता है, आपको खराब लगता है, आप जानिए। डॉक्टर आपके टेस्ट के हिसाब से दवाई नहीं देता कि भैया मुझे तो डॉक्टर साहब मीठी गोली चाहिए। मीठी होगी तो दे देगा, नहीं तो कहेगा भैया ये कड़वी गोली है, खाना बीमारी ठीक करनी है तो खाओ, नहीं ठीक करनी है तो मत खाओ, जाओ चले जाओ। यहाँ गुडी गुडी बात नहीं होनी है, फालतू की बात भी नहीं होनी है। एक शेर सुना है आप लोगों ने, तू इधर उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लुटा। सुना है? हाँ, कुछ लोगों ने सुना है। तो इधर उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लुटा। काफिला जा रहा था, कारवां जा रहा था। पुराने जमाने में तो काफिला चलते थे ना, डाकुओं ने लूट लिया। अब तुम बताओ कि ये इन्हें लूटा कैसे गया, बजाय इसके कि तुम इधर उधर की बात कर रहे हो। हाँ, खूब आईएएस की तैयारी करो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ब्रह्म हो और फलाना हो फलाना हो, इधर उधर की बात। अरे भैया बताओ कि तैयारी करें कैसे, ये बताओ ना कि तैयारी करें कैसे। तो तू इधर उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, जिन्होंने लूट लिया है ना, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनका काम है लूटना, वो तो लूट रहे हैं, तो जाने वाले देखते कि उनको कैसे है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, तेरे रहमती का सवाल है, क्योंकि तू रक्षक था उनका, तू उनका मार्गदर्शक था। तुमको ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारा काफिला लूटा नहीं जाता। तो मुझे उनसे उनकी चिंता नहीं है, उनसे कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने काफिला को क्यों लूटा। तुम क्या कर रहे थे, बस मेरी चिंता इस बात की है। इसीलिए तुम बताओ कि ये काफिला क्यों लूटा, इधर उधर की फालतू की बातें मत करो। जब आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, या कोई भी जब आपकी तैयारी कराता है, तो आपके दिमाग में ये चीज तो कम से कम होनी चाहिए कि कहीं इधर उधर की बात तो नहीं हो रही है। और अगर इधर उधर की बात होगी तो काफिला लूटेगा ही लूटेगा, आप नहीं बच सकते। याद रखिए कि जो यूपीएससी है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नहीं है, रोजगार कार्यालय नहीं है, उसका काम आपको रोजगार देना नहीं है। दिमाग में बहुत क्लियर रख लीजिए। जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उनमें आधे से अधिक वे लोग होते हैं जो पहले से ही रोजगार में रहते हैं। यूपीएससी का काम है जो प्रशासक बन सकते हों उनका चयन करना, प्रशासकों का चयन करना नहीं। प्रशासक तो आप बाद में बनाए जाएंगे ना, ये सब एकेडमी मसूरी किस लिए बनी हुई है, वो तो आप बाद में बनाए जाएंगे। जिनमें बनने की संभावना हो, खत्म हो गई बात। सारी चीजें तो आप यही करते हैं। जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो ऐसी सब्जी खरीदते हैं ना जिससे अच्छी सब्जी बनाई जा सके। ऐसी सब्जी तो खरीदेंगे ना, सड़े हुए तो आलू नहीं लेकर के आएंगे। बस जिन्हें प्रशासक बनाया जा सके, बस दैट्स ऑल। बनाने का काम तो बाद में शुरू होगा। 1.5 साल 2 साल की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको सिविल सर्वेंट बनाया जाएगा। लेकिन आप इस लायक तो हों
भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं कहूं कि आपको बाजार से सब्जी खरीद करके लानी है, तो आप अपने हाथ में क्या लेकर के जाएंगे? थैला लेकर के जाएंगे। जवाब बोला कीजिए, थैला लेकर के जाएंगे। और मैं कहूं कि आपको बाजार से दूध लेकर के आना है, तो थैला लेके जाएंगे? बॉटल, लोटा, कुछ ऐसी चीज लेकर के जाएंगे ना। इसका मतलब है कि दूध किस में लाया जा सकता है, सब्जी किस में लाई जा सकती है, उसका ध्यान आप रख रहे हैं ना, पात्रता का ध्यान रख रहे हैं ना। पात्र ही तो कहा जाता है, बर्तन को क्या कहा जाता है? पात्र कहा जाता है। तो यूपीएससी भी यही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। सबको प्रशासक नहीं बनाया जा सकता, याद रखिए। बनाया जा सकता है कि आपको लगता है क्या कि सब एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लायक होते हैं? नहीं होते हैं। आप लोगों को ये बहुत गलतफहमी है कि अगर मुझे पावर दे दी जाए, कलेक्ट्री की पावर दे दी जाए, तो मैं कलेक्ट्री कर लूंगा। भ्रम में है आप। सारे कलेक्टर के तो एक ही जैसे पावर होते हैं। आपके जिले में कलेक्टर तो रहे होंगे ना, तो सारे कलेक्टर एक ही जैसे थे क्या? कुछ कलेक्टरों का जब ट्रांसफर होता है तो पूरा जिला रोता है, और कुछ कलेक्टर का जब ट्रांसफर होता है तो पूरा जिला खुश होता है। पावर तो सबके पास एक ही जैसे थे। तो ये भ्रम है कि जो पावर्स होते हैं वो काम कराता है। नहीं, पावर्स काम नहीं कराते। पावर्स केवल आपको काम करने की सीमाएं, मर्यादाएं बताती हैं, दैट्स ऑल। मशीनें नहीं चलती हैं। तोप चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाला पीछे का तोपची ठीक नहीं है तो अपनी तरफ ही गोला दाग लेगा वो। समझने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी चाहता क्या है। यूपीएससी आपकी ब्रिलियंसी नहीं चाहता कि आप कितने ब्रिलियंट हैं। अभी हम उन सबको देखेंगे, नहीं चाहता वो। यूपीएससी केवल ये चाहता है कि आपका जो दिमाग है वो एडमिनिस्ट्रेटर के लायक है या नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटर का दिमाग क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। हम अभी देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर का दिमाग क्या होता है। यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, क्योंकि जो यूपीएससी चाहता है वही तो आपको सप्लाई करना है। लेकिन आप सप्लाई करेंगे किसके जरिए? सप्लाई करने का माध्यम क्या है? बताइए, क्या है सप्लाई करने का माध्यम? यूपीएससी आपसे जो चाहता है उसको, उसकी पूर्ति करने का माध्यम क्या है? किसके जरिए आप इस काम को पूरा कर पाएंगे? किसके जरिए कर पाएंगे? किसके जरिए? एटीट्यूड। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। एग्जामिनेशन के जरिए। अगर मैं भी आप लोगों से कहूं ना कि बताइए कि आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊं, क्या बताऊं, तो आप लोगों में से 50% लोगों का होगा कि आंसर राइटिंग बताइए सर। सबसे बड़ी दिक्कत सर हमें आंसर राइटिंग में होती है। आंसर राइटिंग मतलब लिखना, आंसर देना मतलब कहना। दोनों में कुछ फर्क है? मीडियम का ही तो फर्क है ना। एक चीज को आप बोल के बता रहे, एक आंसर आप बोल के बता रहे हैं, दूसरे आंसर आप, आंसर तो वही है। बोले हुए को लिखा भी तो जा सकता है और लिखे हुए को बोला भी जा सकता है। मैं जब आपसे क्वेश्चन करूंगा तो बोलने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, और पता लगेगा कि आपका दिमाग सही आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप किस माध्यम से यूपीएससी को बताएंगे कि आप जो चाहते हैं वो ये है। अरे एटीट्यूड वगैरह तो आप तब दिखाएंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुँचेंगे। उससे पहले तो 2 स्टेजेज हैं, चयन के 2 स्टेजेज है ना। तो वो कौन से हैं? वो एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन के जरिए आप यूपीएससी को बताते हैं कि आप जो चाहते हैं वो हम हैं या नहीं। एक उत्तर आया था विचार, है ना, लेकिन विचार माध्यम तो नहीं है। मैंने क्या पूछा था? किस माध्यम से? मैं जैसे कहूं कि आप किस माध्यम से यहां आए हैं, तो आपका शरीर यहां आया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि माध्यम,
कोई ट्रेन से आया है, कोई बस से आया है, कोई फ्लाइट से आया हो, तो माध्यम क्या हुआ? तो आप अपने विचारों को यूपीएससी तक पहुंचा कैसे रहे हैं? एग्जामिनेशन के जरिए। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? छोटा सा प्रश्न है, लेकिन सही उत्तर नहीं मिला। ओल्ड माइंड सही उत्तर नहीं दे सकता। यूपीएससी को माइंड चाहिए। जैसे कि एक लोहार को पुराने जमाने में जब हथियार बनाए जाते थे, तो लोहार अच्छा लोहा, जो उच्च किस्म का जो आयरन होगा, उसको ढूंढता था, क्योंकि अगर लोहा कमजोर हुआ तो तलवार तो मजबूत नहीं हो सकती। तो प्रशासक का लोहा क्या है? आपको क्या लगता है कि डंडा से प्रशासन होता है? आपको क्या लगता है कि कानून से प्रशासन होता है? क्या समस्याओं का निराकरण आदेश से होता है? नहीं, इससे होता है, आपके दिमाग से होता है। तो यूपीएससी क्या सोच रही है, क्या ढूंढ रही है? ब्रेन ढूंढ रही है। याद रखिए, मेमोरी नहीं ढूंढ रही है। याद रखिए, आपके पास नॉलेज कितना ये नहीं ढूंढ रही है, लेकिन बिना नॉलेज के वो आपके ब्रेन का पता कैसे लगाए? कोई चारा है क्या? कोई चारा नहीं। अगर हो उपाय तो आप बताइए, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर सिविल सर्वेंट की भर्ती हो रही है तो एग्जामिनेशन के जरिए हो रही है। आप कितना तेज भागते हैं, ठीक है, दौड़ा करके देख लिया जाएगा। आप कितने ताकतवर हैं, कुश्ती लड़ा के देख लिया जाएगा। लेकिन आप कितने विचारों के स्तर पर आप कितने मजबूत हैं, जरा मुझे कोई और उपाय बता दीजिए। अगर आपके पास हो तो मैं यूपीएससी को रिकमेंड कर दूंगा। सोच के बता दीजिएगा, 15 दिन बाद बता दीजिएगा कि सर यूपीएससी को ये करना चाहिए। पहले के जमाना का हो सकता था कि राजा का बेटा राजा है, उसके जो रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे कैबिनेट में हैं, है ना, कोई कहीं कुछ बना हुआ है। तो वो जमाना अगर आपको चाहिए तो फिर बता दीजिए। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अब समझ में आए कि मैंने क्यों कहा कि ये साइकोलॉजिकल गेम है? कुछ पल्ले पड़ा? कहा था ना मैंने, ये साइकोलॉजिकल गेम है। आपको यूपीएससी को लिख करके अपने उत्तरों के जरिए ये बताना है कि मेरा जो माइंड है ना सर, वो प्रशासक बनने लायक है, और उसका प्रमाण मैंने वहां दे दिया है अपने स्कोर के जरिए। खत्म हो गई बात, राइट? तो आइए पहले अब थोड़ी सी व्यवस्थाओं के बारे में मैं आपको बता दूं, है ना, कि हमारा सिस्टम क्या रहेगा, हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, आप लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेड है, और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो डिसिप्लिन है इज अ कोर ऑफ योर लाइफ। डिसिप्लिन, राइट? बिना डिसिप्लिन के, केवल यही की बात नहीं है, आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि आप जो बोलते हैं उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है? बोलने का एक व्याकरण है, आपके अंदर पूरा का पूरा एक यंत्र लगा हुआ है। अगर आपके सामने के दांत टूट जाए ना, तो आप श बोल के दिखा दीजिएगा। श करते रहेंगे आप, स नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब है कि जो बोलने का जो डिसिप्लिन था, उसके जो 2 विकेट हैं वो गिर गए हैं। आप जब चलते हैं तब अपने चलने को जरा सा देखिएगा। आप ऐसे नहीं चलते हैं। चलते हैं क्या ऐसे? कोई चलता है क्या? एक हाथ आगे पीछे, आप देख रहे हैं कैसे बैलेंस बनाते हैं आप। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये चलने का डिसिप्लिन है। आप आंख खोल के सोते हैं क्या? सोने का डिसिप्लिन है। पानी पीते पीते कभी अटक जाता है ना, खांसी आने लगती है, मतलब जब आप पानी पी रहे थे तो पीने का जो डिसिप्लिन है उसको आपने भंग कर दिया था और उसने रिएक्ट किया। एवरीवेयर डिसिप्लिन, जिंदगी के हर पल में डिसिप्लिन होता है। आप जो सांस ले रहे हैं इसमें भी एक डिसिप्लिन है, राइट?
सिविल सर्विस का भी अपना एक डिसिप्लिन है। इसको दिमाग में रख लीजिए। आप अपनी मर्जी से अगर आप चाहेंगे कि मैं कर लूं बिना डिसिप्लिन के, आप वहां डिसिप्लिन के बीच में गुंजाइश होती है, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपने तरीके से चीजों को करने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन एक डिसिप्लिन के दायरे में। जैसे कि फुटबॉल मैच होता है या क्रिकेट मैच होता है या बैडमिंटन खेल होता है, तो है ना कि आप यहां से वहां तक मार सकते हैं, आप शटल वहां भी डाल सकते हैं, शटल वहां भी डाल सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन लाइन है कि अगर इस लाइन के उधर गई तो फाउल हो जाएंगे आप। सभी खेल में है ना, फुटबॉल में भी, सभी में है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए जो बिना डिसिप्लिन के होती हो, एक चीज बता दीजिए जो बिना डिसिप्लिन के होती हो। और मालूम है आपको, जो सबसे गलत काम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। आप ये मत कह लीजिएगा कि जो गलत काम होते हैं बिना डिसिप्लिन के होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आतंकवादी जो लोग बनते हैं या जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं बिना डिसिप्लिन के करते होंगे? उनका जो नेटवर्क होता होगा, उनकी जो इंफॉर्मेशंस होती होंगी, उनके जो एक्शंस होते होंगे, कितने परफेक्ट होते होंगे। इजराइल के पूरे आयरन डोम को उन्होंने दो कौड़ी का बना दिया, जो दुनिया का सबसे मजबूत किला था, उस पर से उन्होंने मिसाइल्स भेज दी। कल्पना कीजिए जरा उनके डिसिप्लिन का। तो जब आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज बिना डिसिप्लिन के नहीं करते हैं, तो आईएएस करने को आप क्यों बिना डिसिप्लिन के करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उसे आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। डिसिप्लिन मीन्स एनर्जी। डिसिप्लिन अपने आप में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपकी एनर्जी भी अनडिस्टर्ब रहती है। जैसे एक समुद्र है, अनडिस्टर्ब है, जहाज चल रहे हैं, लेकिन जब समुद्र में तूफान आने लगता है तो जहाज डूबने लगते हैं, क्योंकि तूफान का मतलब है कि अब समुद्र डिस्टर्ब हो गया है। भूकंप आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अब पृथ्वी डिस्टर्ब हो गई है, सब तहस नहस हो जाएगा। आपकी जिंदगियों के साथ भी यही होगा, और केवल सिविल सर्विस के साथ की बात नहीं है, आपके जीवन के साथ भी यही होगा। जहां भी आप डिसिप्लिन को भंग करेंगे वहां कुछ न कुछ समस्या पैदा होगी, और जब समस्या पैदा होगी तो आपकी एनर्जी के साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं। उसे बताने की जरूरत नहीं, इसके तो आप लोग भुक्तभोगी भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन की आदत आपको यहां 15 दिन में डालनी है, राइट? आपको यहां छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन शो करना है। छोटी छोटी चीजों में, याद रखिए, चीजें छोटी होती हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप लोग कभी डेली ऑडियो लेक्चर मेरा सुनते हो तो कभी कभी मैं उसमें लाइफ मैनेजमेंट में माइकल एंजेलो का जो उद्धरण है, जो कथन है, वो मैं अक्सर बताता हूँ। माइकल एंजेलो, जिनकी बनाई हुई पेंटिंग को देखने के लिए मैं 2 बार विदेश गया। रोम, वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा, रोम से सटा हुआ वेटिकन सिटी, जो ना इस्लाम आपके क्रिश्चियनिटी का जो एक तरह से कह लीजिए कि मक्का मदीना है या काशी है, जो भी कहना चाहे आप। उसके दीवारों में माइकल एंजेलो की पेंटिंग है, उसके डोम में माइकल एंजेलो की पेंटिंग है। इस बात तो मैंने उनके द्वारा बनाए गए डेविड की मूर्ति भी देखी, स्पेशली जो फ्लोरेंस में है, 3-4 साल पहले जब हम लोग गए थे, कोविड से पहले। क्या अद्भुत कलाकार था वो। उसने कहा था कि छोटी छोटी चीजों से ही संपूर्णता आती है। याद रखिए, छोटी छोटी चीजों से ही संपूर्णता आती है, और संपूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। छोटी छोटी चीजों से ही। जब सत्यजीत रे से पूछा गया, जब उनको लाइव अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फ्रांस सरकार के द्वारा, फिल्में बनाते थे, कि क्या कारण है, आपकी फिल्मों की क्या विशेषता है, तो उन्होंने केवल एक ही बात कही थी कि मैं डिटेलिंग पर काम करता हूँ, डिटेलिंग पर काम करता हूँ। यानी कि मैं छोटे छोटे डिटेल्स को देखता हूँ। डिटेल्स तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं,
इसलिए माइकल एंजेलो ने कहा कि अगर तुम झाड़ू लगाने का भी काम कर रहे हो तो इस तरह से झाड़ू लगाओ कि तुम्हारे बाद से अगर कोई उस पर से गुजरे तो कहे कि वाह, किसने झाड़ू लगाया है। झाड़ू लगाने का काम तो बहुत बेकार काम माना जाता है हमारे सामंतवादी दिमाग में। उसे भी करो तो बहुत खूबसूरती के साथ करो ताकि देखने वाला उसे सराहे, यानी कि उसमें कोई कमी। और आप तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन, उसकी आदत आपको यहाँ से डालनी होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ना इकट्ठे 5th गियर में मत आ जाइए। पहले तो गाड़ी 4 ही गियर की होती थी, अब 5 गियर की होने लगी है। 5th गियर कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल शुरू से ही एग्रेसिव में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अरे क्या क्या मेरे कमरे का देखो क्या हाल है। इसको इत्मीनान से भी तो कहा जा सकता है कि सर मेरा कमरा ठीक नहीं है, जरा देखिए उसमें गंदगी है और ये टॉवेल नहीं है या लाइट नहीं आ रही, अच्छे से भी तो कहा जा सकता है। लेकिन आप 5th गियर में क्यों आ जाते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? सब नहीं आते। आप जुड़ने के बाद नहीं। अभी तो आप जुड़े हैं अभी तो। अच्छा, ऑडियो लेक्चर से जुड़े, सो वेरी गुड, शाबाश। आप इसलिए आ जाते हैं, आपका ईगो जोर मारने लगा। हमने तो यार पैसा दिया है और इसलिए ये भी नहीं कर रहा है। और ये बात अलग है कि आप खुद उस होटल के मालिक रहते तो आप भी वही कर रहे होते जो वो कर रहा है। मजेदार बात यही है। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना है? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा खत्म कर दी थी। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में माना जाता है अब्राहम लिंकन ने। और जब उन्होंने दास प्रथा खत्म की तो जो अमेरिका का साउथ पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा गृह युद्ध शुरू हो गए, क्योंकि दास प्रथा वहाँ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के जो सामंत थे उन्हें लगने लगा कि अब वो खेती बाड़ी कैसे करेंगे, क्योंकि वो ब्लैक्स को दास बना करके रखते थे। तो बहुत गृह युद्ध शुरू हुआ। और अगर आपको ज़िंदगी में कभी टाइम मिले, अभी नहीं, ज़िंदगी में कभी टाइम मिले, तो एक नॉवेल पढ़िए, गॉन विद द विंड्स। गॉन विद द विंड्स, ये नॉवेल पढ़िएगा। बहुत मोटा नॉवेल है, लगभग 1000 पेज का है। ये जरूर पढ़िएगा आप लोग, गॉन विद द विंड्स। बहुत खूबसूरत नॉवेल है। ऐसा नॉवेल मैंने नहीं पढ़ा। वो उसी गृह युद्ध पर है, लेकिन उसमें आपको केवल युद्ध नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा नॉवेल है। तो एक दिन ऐसे ही अब्राहम लिंकन से उनकी वाइफ ने कहा कि ये जो साउथ के लोग हैं ये कितने गंदे हैं, कितने बेकार हैं, इतनी लड़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना। ये इधर उधर की बात करने लगी। तो अब्राहम लिंकन ने बड़े प्यार से कहा था, मैरी नाम था शायद उनकी वाइफ का, उन्होंने कहा था कि मैरी, अगर उनकी जगह हम होते ना तो हम भी वही कर रहे होते। उनकी कोई गलती नहीं है। हम तो चूंकि बाहर बैठे हुए ना, जैसे आप जब क्रिकेट मैच खेलते हैं, अभी विराट कोहली ने 6 मारने की कोशिश की, आउट हो गया है ना, क्योंकि मुश्किल ये हो गई थी कि विराट कोहली के 95 रन बन गए थे। भारत को जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे। देखा था आप लोगों ने ये मैच? बॉल तो बहुत बची हुई थी 8, लेकिन सवाल यह कि अब इस 5 रन को कैसे पूरा किया जाए। 1 ले लें तो उधर दूसरा आ जाएगा, 4 मारे तो फिर पता लगा कि क्या होगा। तो उसने सोचा कि यार इकट्ठे छक्का जड़ दो, मामला ही खत्म, टीम भी जीत जाएगी, सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी। उसने जड़ दिया, क्या हुआ? कैच आउट हो गया। अब यहां देखिए बाहर एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, ऐसे भी कोई मारा जाता है। 8 बॉल बचे हुए थे, धीरे धीरे ले लेता। अब वो एक्सपर्ट दे रहे हैं अपने अपने कमेंट। भैया जब तुम होते ना क्रीज पे, तब पता लगता, तब करके दिखाते तो मानते। तो हम दूसरों के बारे में कमेंट करने में बहादुर होते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर हम भी वहां होते तो शायद हम भी वही कर रहे होते। ये जो ग्रेटनेस जो आती है अब्राहम लिंकन वगैरह में, जो ग्रेटनेस है, ऐसे हवा में थोड़ी ग्रेटनेस आ गई है। राष्ट्रपति तो बहुत हुए हैं अमेरिका के, अपने यहाँ भी बहुत हुए हैं। सारे ग्रेट हैं क्या? मेरी समझ से सारे राष्ट्रपतियों के अभी मैं नाम पूछूं तो आप 2-3 तो मिस कर ही देंगे। और अच्छी बात है, ऐसे लोगों को मिस किया भी जाना चाहिए। उसमें गलत भी क्या है? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों याद रखें भाई? याद तो उसी को रखा जाएगा ना जो कुछ करे सब दूसरों के लिए। ये तो क्यों हमें याद करें? नहीं याद है हमें, जा ठीक है, जनरल नॉलेज हमारा कमजोरी सही है। इसलिए सीधे 5th गियर में मत आइए।
कि आपका ईगो, जो पैसा दिया है ना आपने, वो पैसा बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। कंट्रोल कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तब तो निहायत ही ज़रूरी है। आप बैठे हुए हैं, आप कलेक्टर हैं, बहुत पावरफुल हैं, और पता लगा है कि एमएलए आया और कुछ भी झाड़ के चला गया। तुमको किस बेवकूफ़ ने कलेक्टर बना दिया? मैं देखता हूँ कल तुमको इस ऑफिस में आने की परमिशन नहीं होगी, तुम्हारा मैं ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, और करवा भी देगा। आप कैसे अपने को कंट्रोल करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे? अब आपको जाकर के नया ज्वाइन भी करना है, और आपको बहुत दुख भी हो रहा है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था, ये 2 कौड़ी का जो एमएलए है आकर के मेरा ट्रांसफ़र करा दिया, और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, और पोस्टिंग भी ऐसे लूप लाइन में करा दिया है जहाँ की मतलब मेरी को औकात ही नहीं होगी। कैसे कंट्रोल करेंगे? आप रिज़ाइन कर देंगे? उस एमएलए का सिर फोड़ देंगे? क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे? कंट्रोल करेंगे ना? उसकी शुरुआत भी अभी से कीजिए। तब जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे रहेंगे और जवाब देंगे, तो आपके जवाब में वो कंट्रोल दिखाई देगा, वो बैलेंस नजर आएगा। राइट? हॉस्टल में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहली बात आप उन्हें बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही सद्भाव के साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर किसी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उनके साथ रहना भी सीख लीजिए ना। आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहाँ बाराती बन के क्यों आए हुए हैं? बाराती जानते हैं ना, हैं जब वर की यात्रा में जो साथ हो तो उनको बाराती कहा है, वर यात्रा। एक दूल्हा राजा है, दुल्हन लेने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में उस सेना में जो दूसरे लोग शामिल हैं वो बाराती हो गए। ठीक है, बाराती बन के। और बाराती भी नहीं है आप उच्च श्रेणी के बाराती हैं, फूफा जी हैं बाराती में। क्योंकि अगर बाराती में फूफा जी हैं और फूफा जी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें तो फूफा जी को पहचानेगा कोई कैसे? और फूफा जी को अपने औकात का कैसे एहसास होगा? दूसरे पहचाने या ना पहचाने, फूफा जी खुद को नहीं पहचान पाएंगे कि यार कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट की नहीं, 10-20 लोग तो आकर के हाथ नहीं जोड़े, किसी ने मनाया नहीं, तो कुछ तो करो, क्योंकि हम फूफा जी हैं, हम लड़के के बुआ के हस्बैंड हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाराती नहीं, उस दिमाग को ड्रॉप कीजिए। आप तो कुछ पाने आए हैं, कुछ लेने आए हैं, है ना? हमारा जो रोल है वो भिखारी का रोल है, भिखारी का, जो मांग रहा है सिविल सर्विस कैसे तैयारी करें सर बताइए, तो उस मानसिकता में आइए, रिसीविंग की मानसिकता में आइए। आप आइए, खड़े होइए, इधर सामने आइए, ये लीजिए, ये मैं आपको देना चाह रहा हूं, लीजिए। इनका हाथ कहाँ है? कि ऊपर है? बैठिए। जब आप लेना चाहते हैं तो आपकी मानसिकता क्या होगी? नीचे की मानसिकता होनी चाहिए। अगर ऊंचे की मानसिकता होगी, झरने के ऊपर खड़े होकर के आप झरने से पानी नहीं पी सकते, झरते हुए झरने के आपको नीचे ही होगा। अगरबत्ती जलाइए, मैं रोज जलाता हूँ, अगरबत्ती खड़ी है, जला के देखिए, थोड़ा सा झुका दीजिए, अब जलाइए, जल गई ना। अगरबत्ती ने आग पकड़ ली ना, कब आग पकड़ी? जब वो थोड़ा सा, ये प्रकृति का नियम है, और आप प्रकृति के ही हिस्से हैं। फर्क इतना ही है कि कुत्ता ना होकर के आप आदमी हैं, यही है ना। बरगद ना होकर के आप मनुष्य हैं तो प्रकृति ना, तो आप प्रकृति के नियम से अलग हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो बाराती की मानसिकता को तोड़िए। आप यहाँ लेने आए हैं, जहां भी जाएं, जहां भी आप जाते हैं, याद रखिए आप लेने ही जाते हैं। देने वाले तो हैं कितने इस दुनिया में? देने वाले तो थोड़े से ही होते हैं जो इतिहास में जगह बना लेते हैं, बाकी तो सब लेने ही वाले हैं। इसको हमेशा याद रखिए। जो हमारे शायद गीता में ही लिखा हुआ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा ज्ञान केवल उसी को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण
अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। अर्जुन ऊपर बैठता था और कृष्ण अर्जुन के पैरों के पास बैठते थे। सीन आपको मिल जाएगा, रथ हाँकते हुए कृष्ण। और इसके बाद दूसरा चित्र देखिए जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वो चित्र देखिए। अब जो अर्जुन है वो कृष्ण के पैरों के पास हाथ जोड़कर उलट गई है स्थिति। उसी स्थिति में क्यों नहीं दिला दिया उपदेश? बैठे रहते अर्जुन ऊपर और कृष्ण बोलते रहते, क्या हर्ज था? नहीं हुआ ना। तो ये सब चीजें क्या कहती हैं? रिसीवर बनिए, रिसीवर। जब आप इस तरह के कोटेशन सुनते हैं, पढ़ते हैं फिल्मों में कि सब जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने को आती है। बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जोश भी भर देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जो कायनात है ये काम कैसे करेगी? कायनात तो आ रही है, आपके दरवाजे खुले हैं, आपने तो खिड़की भी बंद कर रखी है जिसमें हवा और रोशनी भी नहीं आ सकती। आपने खुद को उस कायनात को उपलब्ध ही नहीं कराया हुआ है। आप अपने घर में कैद हैं, घर के कमरे में कैद हैं, तो क्या कर लेगी कायनात? आप जीवन को उपलब्ध तो होइए, खुले मैदान में तो आइए ताकि जीवन आपके साथ कुछ कर सके, आपको कुछ दे सके। और ये तो तभी होगा ना जब आपकी लेने की मानसिकता हो। लेकिन आप अपने ईगो में ही भरे हुए हैं कि मैं तो बीए हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैंने तो टॉप किया है, मुझे बहुत नॉलेज है। ये ईगो है, ये ऊपर हाथ होना है, जबकि इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं है। इस बार सिविल सर्विस में इस बार जो मेंस हुआ है उसमें 8वां निबंध है, उसका विषय पढ़िए। क्या है निबंध का विषय? कि जो कुछ भी आपने स्कूल में पढ़ा है उन सबको भूल जाने के बाद जो बच जाता है वो ज्ञान है। ये निबंध लिखा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पढ़ा लिखा जो कुछ भी है वो भूल जाने के बाद जो बचता है वो ज्ञान है, और आपको लग रहा है कि जो पढ़ा लिखा है वही ज्ञान है। कितने भ्रम में है दोस्तों? दुनिया इस भ्रम में है, लेकिन दुनिया की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों की जरूर चिंता है, क्योंकि आप लोग विश्वास करके मेरे पास आए हैं। तो अपने दिमाग में ये जो माइंड सेट है, मैंने कहा ना कि ये साइकोलॉजिकल गेम है, पहले मुझे इस मलबे को साफ करना पड़ेगा, उसको ध्वस्त कीजिए। राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना आत्मविश्वास खोइए, आत्मविश्वास बिल्कुल अलग चीज है और ईगो बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है? जब आप इस मोड में आएंगे तो जब आप पढ़ करके आप क्या करना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या है? किताब में कुछ चीजें हैं, उसको कहाँ लाना चाह रहे हैं? खोपड़ी में लाना चाह रहे हैं ना। तो क्या है, यहाँ लेने की चीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है? लेने की चीज हो रही है ना। और आपकी अगरबत्ती खड़ी है, ठीक है, अगरबत्ती जल जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। 5-7 काड़ी खराब करनी पड़ेगी माचिस की, जल तो जाएगी। तो क्या जरूरी है कि हम 5-7 माचिस की तीलियां खराब करें? आप वही काम कर रहे हैं। आप यहां आ रहे हैं, लेने के लिए आए हुए हैं। आप जब पढ़ाई करेंगे घर में जाकर के और कहीं, आप वहां भी ले रहे हैं। पढ़ाई करने का मतलब है कि आप ले रहे हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप फालतू का काम कर रहे हैं। आप पानी को मथ करके सोच रहे हैं कि इसमें से मक्खन निकलेगा। मथने का काम तो हो रहा है, क्योंकि माँ ने बताया था कि मथने से मक्खन निकलता है, लेकिन आपने दूध की जगह क्या डाला हुआ है? पानी। कुछ नहीं होगा। 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 10-10 घंटे तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। एक वीडियो डला हुआ है जो मैंने जुलाई-अगस्त में देखा था। इस बार का जो प्री एग्जाम हुआ है तो देखा है ना आपने, बहुत बवाल मचा, बहुत उसका विरोध हुआ, ये हुआ। तो वो सारा माहौल चल रहा था। तो उसमें एक वीडियो डला हुआ है, 15-16 मिनट का है। उसमें दिखाया गया है कि यूपीएससी कैसे अत्याचार कर रही है स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, कुछ सीमा तक मांगे ठीक होती थी, लेकिन मैं जो आपके सामने बात रखना चाह रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा। उसमें एक लड़की का इंटरव्यू है जो गांव से आई हुई लड़की है,
भाषा से मुझे ऐसा लगता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाषा से मुझे लगता है कि वो बिहार या उत्तर प्रदेश कहीं की होंगी भाषा के आधार पर। अगर बताया भी हो तो मुझे नहीं मालूम। वो 4-5 साल से रह करके मुखर्जी नगर में तैयारी कर रही है, ठीक है। और वो इंटरव्यू में बताती है कि कैसे उसके पिता ने ज़मीन बेच करके उसे यहाँ कोचिंग के लिए भेजा है, और कैसे 5 साल से वो यहाँ रह रही है, और कैसे अपना खर्चा निकाल रही है, कैसे उससे दूसरा और कुछ काम करना पड़ता है। और फिर वो कहती है कि सर अब तो जो मैगज़ीन भी है वो 100-100 रुपये की हो गई है, उसके लिए पैसे जुटाने पड़ते हैं। बात करती जाती है, मतलब वो एक तरह से इमोशनली सब चीज़ें बताती चली जाए। जैसे आर्थिक रूप से अगर कमजोरी है तो आप इमोशनली बताते चले जाइए कि भाई है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है और पिताजी ये कर रहे हैं, और हम कैसे एक कमरे में इतने लोग रह रहे हैं, 30 रुपये का टिफ़िन मंगा करके खाते हैं, और एक टाइम सोचते हैं कि ना खाएं तो 30 रुपये बच जाएंगे। सारी बातें वो करती है। इसके बाद वो कहती है कि अब बताइए सर कि ये जो प्री एग्ज़ाम हमने दिया तो पेपर बहुत खराब, कैसा पेपर आया, इतना पेपर खराब आया है, बहुत ही खराब पेपर आया। और CSET का पेपर तो सर बहुत ही खराब आया है, 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी इस बार भी नहीं होगा। और सर जो दूसरे लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस बार का जो CSET का पेपर ये इतना कठिन है कि जो IIT में जो जा रहे हैं वो भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब बताइए सर, हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हमने उनसे पूछा, नहीं ये नहीं कहा, उस समय नहीं कहा कि हम ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि सर हमने पूछा कि भैया ये IIT क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि IIT क्या होता है, तो क्या सर गरीब को IAS बनने के सपना देखने का हक नहीं है? ये खत्म हो जाती है। क्योंकि आप इस तरह के इमोशनल ग्रिप में आएंगे, ठीक है। एक इमोशनल पार्ट हो गया, उसको उससे दुनिया को लेना देना है, UPSC को लेना देना है नहीं है ना। आप 5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं समाज पर, देश पर, कोई आप एहसान नहीं कर रही हैं, है ना। आप अपने लिए सोच रही हैं, कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं वो एक अलग बात है। लेकिन उसका जो लास्ट पार्ट है कि हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि IIT क्या होता है, तो फिर 5 साल से तुम यहाँ कर क्या रही हो? मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि तुम 5 साल से मुखर्जी नगर में रह करके तैयारी कर रही हो और तुमको ये भी नहीं मालूम है कि IIT, तो CSET को तो मारो गोली। तुम अपना जनरल स्टडीज में मार्क्स देखना, 100 में 10-20 नंबर से ज़्यादा माइनस मार्किंग में हो सकता है तो माइनस में चली जाओ। क्या आप लोगों में से इतने लोग यहाँ हैं कि किसी को नहीं मालूम है कि IIT क्या होता है? और वो 5 साल से तैयारी कर रही है और उसको जोड़ रही है कि क्या हमको सपना देखने का हक नहीं है? दोस्तों, आपके इसी इमोशंस का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। आपको सपना दिखाते हैं, कहते हैं कि आपको भी हक है और उस हक को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। अगर आपने कल का मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने एक न्यूज़ आइटम आप लोगों को बताया था और बाकायदे उस पर आज एक YouTube पर भी प्रोग्राम आ गया है। लेकिन आप जब लॉजिक माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने इमोशनल शब्द का इस्तेमाल किया है। जो इमोशनली जो लोग होंगे इतने ज़्यादा, उनको तो आप कुछ भी आप कह लीजिए भुना सकते हैं। तो आप फिर कर क्या रहे हैं? आप पढ़ क्या रहे हैं? आप ले क्या रहे हैं किताबों से? पढ़ने से हो जाएगा, घंटों से हो जाएगा, किताबों के ढेर से हो जाएगा, मैगजीन से हो जाएगा? समझने की कोशिश कीजिए। IAS के लिए थोड़ी सी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन उन थोड़ी सी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। मैं ये नहीं कि केवल आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं जो भी बात कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और आप उस पर प्रश्न कीजिए, मैं प्रूफ करके बताऊंगा, प्रामाणिक रूप से मैं आपके सामने रखूंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उस लड़की में रिसीवर जो होता है ना वो था ही नहीं।
जा ही नहीं रहा था जो पढ़ रहे थे। आसपास में आईआईटी जैसे शब्द पर नहीं जा रहा है। अखबारों में जब आईआईटी के होते, अखबारों में नहीं छपता क्या आईआईटी के बारे में? तो फिर पढ़ क्या रहे तुम अखबार 5 साल से, राइट? इसको समझिए। अगर आपका रिसीवर ठीक है तो मान करके चलिए कि बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। और अगर आपका रिसीवर ठीक नहीं है तो फिर आप कितने भी घंटे पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। और यूपीएससी समझ जाएगी उसको। उसमें आपके फॉर्म में मेरी समझ से कोई ऐसा कॉलम नहीं होता होगा ना कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। होता है क्या कॉलम? हाँ, क्योंकि जो फ्लाइट, जो अपने पायलट वगैरह होते हैं ना, उनकी में तो होता है कि आपने कितने घंटे हवाई जहाज उड़ाया, है ना। उसके आधार पर उनके एक्सपीरियंस का मूल्यांकन किया जाता है कि अच्छा इतने घंटे इसने हवाई जहाज उड़ाया। लेकिन यूपीएससी में तो कोई ऐसा कॉलम नहीं होता। हमारे समय में तो नहीं होता था। अगर आजकल हो गया हो तो आप लोग बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए फ्रेंड्स। ईश्वर सच में बहुत दयालु है। अगर ईश्वर होता है तो ईश्वर को आप पिता मानते हैं। सभी धर्मों में ईश्वर को पिता सदृश माना गया, ज्यादातर धर्मों में। आपका पिता आपका बुरा चाहेगा क्या? पिता कितना भी बुरा हो, गरीब हो सकता है, अशिक्षित हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, लेकिन इतना तो जानता है कि अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। और अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर आपका पिता है तो आपको ये भी मानना चाहिए कि ईश्वर आपका बुरा तो, अब दोनों में से आप डिसाइड कर लीजिए कि या तो ये कह लीजिए कि ईश्वर आपका पिता नहीं है, या अगर आप ईश्वर आपका पिता है तो वो आपका बुरा नहीं चाहेगा। अब आप आईएएस बनना चाह रहे हैं और ईश्वर आपको नहीं बनने दे रहा है, इसका मतलब है वो आपका बुरा चाह रहा है। कंट्राडिक्शन हो गया ना। मैं आपके सामने लॉजिक ला करके रखूंगा। आपको इसी तरह से सोचने की आदत डालनी, इसी तरह से पढ़ने की आदत डालनी है, इसी तरह से फिर आंसर राइटिंग की भी आदत डालनी है। ईश्वर हमारा पिता है। कोई पिता होता है ना, कथन 1 कथन 2, इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चीजें कहां से आपकी आएंगी? किताबों से नहीं आएंगी, सोचने से आएंगी। तो कहां कंट्राडिक्शन है? लेकिन सर पिता भी तो अपने योग्य बेटे को चुनता है। पिता भी अपने योग्य बेटे को नहीं, वो तो पिता अपने योग्य बेटे को नहीं, ईश्वर इस मामले में समदर्शी। वो उसके सब बेटे जो हैं वो योग्य बेटे को क्या उस हिसाब से चुन लेगा कि बेटा तुम खेती करने में अच्छे हो तो तुम खेती करो, ये जमीन हम तुमको देते हैं, है ना। बेटा तुम बिजनेस करने में अच्छे हो ना, तो हमारे पीएफ में इतना पैसा है, तुम बिजनेस करो। योग्य बेटे को चुनेगा, लेकिन किसी को रिजेक्ट तो नहीं करेगा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो जाओ, ऐसा तो नहीं करेगा ना। बस तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना। सर लेकिन ईश्वर ने मतलब बेटे को दिमाग दिया है तो है, हाँ, तो कहेगा कि बेटे तुम पढ़ो, हम पढ़ाते हैं तुमको, अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं। तुम जाओ, दृष्टि में जाओ, विज़न में जाओ, और बालाजी में जाओ, और तिरुपति में जाओ, जहाँ भी है जाओ तुम। हम पैसे कर ही रहे हैं ना, माँ बाप नहीं दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं ना। ऐसा कर सकते हैं, हम जो चीज़ रिसीव कर रहे हैं उसको कौन सी हमारे लिए काम की चीज़ें और कौन सी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी है और हम उसको बिना लॉजिकल माइंड से एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो इस कारण से नहीं, हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं भैया, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, पिता के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम आईएएस बनना चाह रहे हैं और हमारा पिता हमारी सुन ही नहीं रहा है। और जब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हमारे पिता नहीं सुन रहा है, तो वो ईश्वर है, क्योंकि हमारा ये वाला पिता तो सुन रहा है, जो बायोलॉजिकल फादर है वो तो सुन रहा है। वो बेचारा क्या करे? वो तो अपनी ज़मीन बेच करके, कर्जा ले करके, जैसा भी है, सबको ज़मीन नहीं बेचते, सब कर्जा नहीं लेते, लेकिन उसके हार्ड अर्न मनी है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि आप सब आए हुए हैं तो हार्ड अर्न मनी है आपके फादर का, चाहे उनके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने उसके लिए समय दिया है, उसको कमाया है, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से कमाया है। तो वो तो आपको दे रहा है, वो तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दे रहा है ना। और पता लगा कि भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, और जबकि भगवान को हम पिता मान रहे हैं, तो गड़बड़ तो है। यहाँ नहीं है गड़बड़? इन 15 दिनों में तो रोज गमले में 1 लोटा पानी डाला जाएगा, रोज पत्तियां बिल्कुल टटका हो जाएंगी, ताजी हो जाएंगी। आफ्टर दैट जो चैलेंज है वो कहाँ होगा?
इसके बाद आपका दिमाग बहाने ढूंढना शुरू कर देगा, और उसमें सबसे अच्छा बहाना होता है कि सर समय नहीं मिल रहा है। आहा, क्या खूबसूरत बहाना है। आप कब से इतने महान हो गए कि आपके पास समय नहीं है। देखिए, मैं बीच बीच में कुछ इस तरह की कड़वी बातें आपसे कहूंगा। कब से आप इतने महान हो गए कि आपके पास समय नहीं है, और उस चीज के लिए समय नहीं है जो आपकी जिंदगी का सपना है, उसके लिए समय नहीं है। आपकी प्राथमिकता में ये है ही नहीं है, जो चीज प्राथमिकता में नहीं होगी उसके लिए समय नहीं होगा, और जो आपकी प्राथमिकता में होगी उसके लिए समय होगा। जब आप प्रेम कर रहे होते हैं तो न तो बरसता हुआ पानी आपको रोक पाता है, न आपको जेठ की धूप रोक पाती है, न माता पिता की डांट रोक पाती है, न समाज का प्रतिबंध रोक पाता है। आप वो करके दिखाते हैं और कभी नहीं कहते कि समय नहीं है। जब प्रेमिका बुलाएगी कि इस पार्क में आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएंगे। कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। कहा है किसी ने? कोई आप में से नहीं बताएगा मुझे मालूम है। लेकिन इसके थोड़े बहुत अनुभव सबके पास होंगे। व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के लिए घंटों का समय है, फोन पर बात करने के लिए घंटों हैं, साथ में घूमने के लिए घंटों हैं, क्योंकि आपके पास इसकी प्रायोरिटी है, और जिसकी प्रायोरिटी है भगवान ने आपको दिया हुआ है। दिक्कत क्या है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? ये स्पेशली ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको मालूम है कि जो मैडम है, यानी कि मेरी पत्नी जो है, वो काउंसलिंग करती हैं 6 बजे से 9 बजे तक। तो मैं तो बेरोजगार आदमी हूं, घर पर ही रहता हूं, और वो जो बात करती रहती है मैं सुनता रहता हूं। मतलब सच बताऊं तो जब वो बात कर रही होती है तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? जिंदगी का सपना है कि मैं आईएएस बनूं, जिंदगी का सपना है। और मैडम, मैंने बचपन से ये सपना देखा है मैडम, मैंने इसके सिवाय कोई सपना देखा ही नहीं। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मैडम कि जब मैं पढ़ने के लिए किताब खोलता हूं तो उस किताब में उसका चेहरा दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी उसके चेहरे के बारे में कुछ पूछेगा नहीं। व्हाट इज नॉनसेंस। गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुम्हारा बचपन से सपना है, वही एकमात्र सपना है, तो यहां कर क्या रहे हो सकता है कि हमें नहीं मालूम कि उस लड़की का नाम सपना हो, तब तो मामला ठीक है। तुम्हारा नाम सपना है, चलो वेरी गुड। अब तुम्हारा नाम पूरे क्लास को पता लग गया है, तुम्हारा नाम सपना है। तुम्हारा भी नाम सपना है, 2 सपना। अब तो इनको सीनियर सपना कह देते हैं, उनको जूनियर सपना कह देते हैं, है ना। तुम थोड़ी सी छोटी लग रही हो इनसे कद काठी में, तुमको जूनियर सपना कह। ये जो कंट्राडिक्शन है, प्लीज इस कंट्राडिक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपके दिमाग में आए कि मेरे पास आईएएस की तैयारी करने के लिए समय नहीं है, समझ लीजिएगा कि जीवन में अब आपकी प्रायोरिटी कुछ दूसरी हो गई है। अब वो जो भगवान है ना, ये जो प्रायोरिटी हो गई, इसके हिसाब से शिफ्ट कर देगा। आपने चैनल बदल दिया है। भगवान आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि मैं चाहता क्या हूं। मुश्किल ये है। चाहने का मतलब, जो शिद्दत से चाहने का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी हालत में उसे चाहते हैं और उसके लिए जो करना पड़े वो करते हैं। कुछ दिनों की तैयारी के बाद किसी को गर्मी लग रही है, तो किसी की तबीयत खराब हो रही है, तो किसी का मन नहीं लग रहा है, ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर आपको जिस दिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति में समस्या दिखाई देने लगे, आप समझ लीजिएगा कि आपका दरवाजा चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसमें घुन लगना शुरू हो गया है। ये लक्षण होते हैं उसके। फीवर के लक्षण होते हैं ना। अचानक फीवर नहीं आता, कुछ लक्षण होते हैं ना। गला खराब हो रहा है, हरारत सी लग रही है, तो लक्षण शुरू में दिखाई देते हैं ना। तो ये लक्षण है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट हो रही है। और ईश्वर आपका पिता है, वो बिना आपके बताए जानता है कि आप क्या चाहने लगे हैं। अब वो आपको दे देता है वो चीज।
और आप शिकायत करते हैं कि देखो कैसा पिता है, मैं ये चाहता नहीं था और मैं ये उसने ये दे दिया और मैं जो चाहता था वो मुझे मिला नहीं। ये बात समझ में नहीं आती है। लगातार आप अपने को चेक करते रहिएगा। कभी कभी होता है मन में निराशा आएगी, वो स्वाभाविक है। थकान होगी, स्वाभाविक है। मन उबेगा, स्वाभाविक है। तो उसके तरीके हैं। जाइए फिल्म दिखाइए, दोस्तों के साथ गप कीजिए, और ये आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए कि भी थोड़ा सा समय, जैसे आपका कितना भी अच्छा और बड़ा मकान क्यों ना, उसमें विंडो तो होती है ना एक, तो हमारे प्रिपरेशन के प्लान में भी एक विंडो होनी चाहिए, और ये सब उसके विंडो हैं। लेकिन अगर बार बार वही चीज हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। मैं जब ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा था, 4.5 साल मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करने को दिए हैं। आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं, ठंड के दिनों में अगर मेरी 3 बजे नींद खुल गई तो मैं 3 बजे ऊपर रिकॉर्डिंग रूम में जाकर के बाकायदे लेक्चर रिकॉर्ड करता था। और मेरी आवाज सुनने के बाद आपको नहीं लगेगा कि कोई आदमी सो करके उठ करके आकर के रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि जब आप उस टेबल पर बैठते हैं तो जो जिम्मेदारी की जो ऊर्जा होती है वो आपकी सारी चीजों को बदल देती है, सारी चीजों को बदल देती है। तो जब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी, वो साहस नहीं होगा, वो हिम्मत नहीं होगी, तो आप ये मुझे बताइए ना कि इतनी बड़ी चीज क्या आपको सौंप दी जाएगी? आप अपने जिले में फालतू का बेवकूफ किस्म का डरपोक कलेक्टर और एसपी पसंद करेंगे? तो यूपीएससी कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभालती है, वो देश को एडमिनिस्ट्रेटर दे रही है, और जो एक बार जिसने जिसका चयन कर लिया, 35 साल तक, लगभग 30-35 साल तक उसके हाथ में देश की बागडोर होगी। तो आपको अपने आप को उसके लायक बनाना होगा ना। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि आपके अंदर, आपके अपने जिले में कोई डरपोक एसपी और कलेक्टर आए, कमजोर एसपी और कलेक्टर आए, तो यदि आप खुद में कमजोर हैं तो फिर क्यों आप बनने की सोच रहे हैं? क्योंकि आप जहां जाएंगे वो उनके साथ अन्याय करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। फैसला लेने से पहले समझने की कोशिश कीजिए, और एक बार आप जब फैसला ले लेते हैं तो याद रखिए कि ये फैसला सही था या गलत था, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उस फैसले के साथ आपने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका फैसला सही हो, इसकी जिम्मेदारी आप पर होती है, फैसले पर नहीं होती। अगर फैसले पर ही जिम्मेदारी है तो कुछ और बड़ा सोचिए ना, प्रधानमंत्री बनने का सोचिए। छोटा क्यों सोच रहे हैं? आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हिंदुस्तान के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं सब आपके कंट्रोल में होंगे। चीफ मिनिस्टर ही बन जाइए, कम से कम राज्य के जितने सिविल सर्वेंट हैं वो आपके कंट्रोल में होंगे। अगर सोचने से सब हो रहा हो तो फिर ये सब सोचिए ना। फिर ये सिविल सर्वेंट तो उनके सामने बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, नौकरी की दृष्टि से सर्वोत्तम चीज है, लेकिन पूरे के पूरे सेटअप में तो सर्वोत्तम नहीं है ना। लेकिन क्या आप इस तनाव को, इस दबाव को इतने लंबे समय तक निभा पाएंगे, जिसको मैंने शुरू में डिसिप्लिन कहा था? उस तरीके को उस तरीके से कर पाएंगे, चल पाएंगे जो इसके लिए जरूरी है? इस पर विचार कर लीजिए, बहुत अच्छे से विचार कर लीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। और अगर आप अपने अंदर वो ताकत नहीं पा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो रास्ता बदल दीजिए। यहां भाग्य काम नहीं आएगा, संयोग काम आ सकता है, भाग्य काम कोई बिल्कुल काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। यहां जो भी काम आएगा वो आपकी मेहनत काम आएगी, और केवल मेहनत काम नहीं आएगी, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से की गई मेहनत काम आएगी।
आप इस कमरे में चारों तरफ फुल स्पीड से जिंदगी भर घूमते रहिए, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप पढ़ते रहिए ना, बिना सिस्टम के पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं बनेगी। सिस्टम के तहत आप काम कीजिए, बात बन जाएगी। मुझे बहुत डर लगता है ये कहने में कि आईएएस बहुत आसान और बहुत प्यारी परीक्षा है, बहुत डर लगता है मुझे कहने में। मतलब ये हिंदुस्तान की एक ऐसी परीक्षा है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज के क्या हाल है आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ तक कि पटवारी और पुलिस इंस्पेक्टर तक की जो परीक्षाएं होती हैं वो किस तरीके की हो रही हैं, अखबारों में आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन कम से कम यूपीएससी के बारे में तो आप लोगों ने ये बातें नहीं पढ़ी होंगी। अभी जो कुछ बातें जो उभर करके आ रही हैं वो खासकर कि पेपर इस तरह के पूछे जा रहे हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। कुछ सीमा तक सही भी है, पूरी तरह सही भी नहीं है, लेकिन उसका हम जैसे लोग जो कर सकते हैं अपने ढंग से विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सुधार भी आया है। आपको नहीं मालूम है कि जब जनरल स्टडीज का जो सेकंड पेपर होता था सीसेट, उसका मैंने बहुत विरोध किया था उसके स्वरूप को लेकर के, और उसमें 8 क्वेश्चंस जो होते थे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस के होते थे, उसको लेकर के मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था जो दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में छपा था। जब वो लेख छपा तो मुखर्जी नगर के जो स्टूडेंट थे जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने उसे हाथों हाथ लिया, उसकी 5000 कॉपी उन्होंने कराई, स्टूडेंट्स के बीच में बांटा, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फिर उस पर क्वेश्चन उठाया और उसके बाद से वो 8 कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर से हटा दिए गए। तो हम लोग जो अपने लेवल पर कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इस बार के अगर आप मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, अभी प्री हुआ, प्री के बाद मेंस हुआ, मेंस के क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप उसे पिछले साल की तुलना में देखेंगे या उससे पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो इस बार के क्वेश्चन बहुत आसान हैं। इसका मतलब है कि जो प्री को लेकर के विरोध हुआ था उसका असर यूपीएससी पर, क्योंकि यूपीएससी किस तरह से काम करती है मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि मेरे बैचमेट उसके सेक्रेटरी रहे हुए हैं, तो मैं जानता हूं उनकी फंक्शनिंग, उनके सारे सिस्टम को समझता हूं। इस बार के क्वेश्चंस आसान थे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अगला जो प्री होगा वो अभी जो प्री हुआ है उस तरीके का नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ढिलाई देनी है, क्योंकि प्रतियोगिता जो है हमेशा टफ ही होती है, चाहे कोई भी प्रतियोगिता क्यों ना हो। प्रतियोगिता का मतलब ही है कि दूसरे की हार में हमारी जीत है। इसमें आपकी अपनी जीत कोई मायने नहीं रखती, आपकी अपनी जीत कोई मायने नहीं रखती। जबकि आप जो पढ़ाई करके आए हैं, कॉलेज की पढ़ाई, उसमें जो भी बात मायने रखती है वो आपकी अपनी जीत मायने रखती है। आप परीक्षा में पास हो गए ना, आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गया फाइनल ईयर में, वहां तो आप जीत गए ना। लेकिन यहां तो नहीं, कंपटीशन में मायने आपकी जीत नहीं रखती है, मायने दूसरे को हराना होता है, जो उसका चैलेंज होता है। और आप इस तरह के कंपटीशन में हैं जहां आपको दूसरे को हराना है, यानी कि दूसरे की योग्यता भी उतनी ही मायने रखती है। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता को कभी भी हल्के फुल्के तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे पेपर कैसा भी क्यों ना आए। सिलेक्ट तो उतने ही होंगे जितनी पोस्ट होंगी। और मैं भी आपसे बहुत सरल सरल प्रश्न पूछ रहा हूं और आप देखिए कि सटीक जवाब नहीं मिल रहे हैं और आपको लगता है कि आप आंसर सही लिख करके आए हैं, जबकि वो सही होता नहीं है। यूपीएससी जो आंसर चाह रहा है वो आंसर नहीं होता, और जो यूपीएससी आंसर चाह रहा है वो कोई हवा का आंसर नहीं चाह रहा है, वो सटीक आंसर चाह रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाह रहा है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपको यही सब कुछ करना है। वहां आपको मिनिस्टर को जवाब देना है, आपको अपने सेक्रेटरी को जवाब देना है, आपको अपने कमिश्नर को जवाब देना है, आपको पब्लिक से कमिटमेंट करना है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अगर आपके दिमाग में उस समय सटीकता नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप याद रखिए कि एक सिविल सर्वेंट के नाते आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, कार्यपालिका के हिस्से होते हैं ना आप। और गवर्नमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव भी है ना।
लेजिस्लेचर के आप हिस्से नहीं हैं, लेकिन लेजिस्लेचर के हिस्से आप इस रूप में होते हैं कि गवर्नमेंट की आप मदद करते हैं, नीतियां बनाने में मदद करते हैं, विधेयक आप ही बनाते हैं कि किस तरह का कानून बनेगा, लेकिन आप उसके बाद उससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन नौकरी करने वाले के रूप में तो आप बाहर नहीं होते, आप ही जो कार्य है उसका पालन करवा रहे हैं, कार्यपालिका आप ही पालन करवा रहे हैं ना, इसलिए आपको कार्यपालिका कहा गया। आप एक्सिक्यूट करा रहे हैं इसलिए आपको एग्जीक्यूटिव कहा गया। तो गवर्नमेंट का फेस कौन है, गवर्नमेंट का चेहरा कौन है? आप ही है ना। तो आप जो कहेंगे उसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट कह रही है, और आपके दिमाग में सटीकता है नहीं, तो आप कुछ भी कहे चले जाएंगे। गवर्नमेंट क्या जवाब देगी? पब्लिक तो कहेगी कि भाई ये इन्होंने ये कहा था, देख लीजिए। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट यूपीएससी किस तरीके से चेक कर रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है। कुछ नॉलेज होता है जिसे हम क्वालिटी करके उसके बहुत अच्छा मानने लग जाते हैं, लेकिन हम जो दूसरे नॉलेज होता है उसको हम इतना आँख नहीं पाते, उसको इतनी वैल्यू नहीं दे पाते। उतना वैल्यू नहीं दे पाने के कारण जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो मतलब वो उसको थोड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कहीं हमारे जो शब्द होते हैं, हमारी जो नॉलेज है उसको इतना कर पाते, तो मुझे वो थोड़ा बुरा लगता है सर। उसको मैं कैसे कम करूं? देखो, पहली बात कि बैठो, केवल तुम्हें ही बुरा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। और तुम थोड़े से माइल्ड होकर के कह रहे कि मुझे थोड़ा बुरा लगता है। थोड़ा बुरा नहीं लगता, खूब जम के बुरा लगता है, लगता है इसका सिर फोड़ दे। कुछ लोग तो इसलिए एसपी बनना चाहते हैं कि अच्छा बच्चों मैं एक बार बन जाऊं तो फिर मैं अपने पड़ोसी को बताऊंगा, अपने उस चाचा ताऊ को बताऊंगा, वो बहुत बनता है, इसीलिए एसपी बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? कि आपके अंदर जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंस की तरह से, इंटेलिजेंट पर्सन की तरह से आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसकी ग्रिप में मत आ जाइए। दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी हम लोगों ने परसों ही, मैंने और मैडम ने एक फ़िल्म देखी। आप लोग भी कहेंगे कि सर आप बहुत फिल्म देखते हैं। हाँ, मैं बहुत फिल्म देखता हूँ। तुझसे ना हो पाएगा, कभी देखिएगा आप लोग ये फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। तुझसे ना हो पाएगा। इश्वाक सिंह उसके एक्टर हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। अगर आप लोगों ने रॉकेट बॉय फिल्म देखी हो, ये वेब सीरीज़ देखी आप लोगों ने रॉकेट बॉय, तो उसमें जो वो बनते हैं अपने, जिन्होंने रॉकेट वगैरह किया था, एक तो भामा है, वो हैं सारा भाई, यस सारा भाई जो बनते हैं इश्वाक सिंह, वो बहुत अच्छा एक्टर है। जब आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक प्रोग्राम्ड किया हुआ दिमाग है, तो जो प्रोग्राम्ड माइंड है वो इसी तरह से रिएक्ट करता है, वो सोचता नहीं है, वो रिएक्ट करता है। सोचना और रिएक्ट करना दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी माँ ने कहा कि बेटा खाना खा ले, ठीक है, कहेंगे माँ तुमको तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है। आपने बता तो दिया, तो उसने खाना खा ले आपकी माँ ने जो कहा, तो आपने रिएक्ट किया या रिप्लाई किया? रिएक्ट किया। रिप्लाई भी हो सकता था कि माँ मैं अभी भूख नहीं है, या मैं 1 घंटे बाद खा लूँगा। बात तो वही है, खाना खाने की पड़ी रहती है कहने का मतलब है कि मैं थोड़ी देर बाद खाना चाहता हूँ, अभी नहीं यही मतलब तो यही है ना। तो आप जिस दिन इन चीज़ों पर विचार करना शुरू कर देंगे कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बिना विचार किए ही जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, इस किस्से के साथ ही बात ख़त्म करते हैं। ये सच का किस्सा है, मैं इंटरव्यू में मैंने सुना था, जो ऋतिक रोशन है उनका इंटरव्यू था ये। एक बार ऋतिक रोशन अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब उनके पिता थे, वो क्या रोशन नाम है उनका, राकेश रोशन, राजेश रोशन, मैं थोड़ा सा नाम में ना कंफ्यूज कर जाता हूँ। सपना तुमको भी पता लगा कि मैं तुमसे पता लगा कल पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम गुस्सा मत होना, है ना, कि कल ही तो बताया था सर आपको नाम याद नहीं रहता। तो ये लोग शिरडी साई बाबा के यहाँ दर्शन करने गए हुए थे, तो लाइन में लगे हुए थे। तो
तो पीछे से आवाज आई, वो टकलू वो टकलू, टकलू टकलू, ऐसे करके कुछ लोग आवाज देने लगे। तो ऋतिक रोशन के जो पिता हैं उनके सिर पर बाल नहीं है ना, आपने लोग ध्यान दिया होगा। तो ऋतिक रोशन ने उस इंटरव्यू में कहा कि मेरा मन किया कि मैं जाऊं और उनका मुंह तोड़ दूं बिल्कुल। इतना गुस्सा है कि मतलब मेरे पिता का इतना अपमान कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर अपमान कर रहे हैं। फिर उस इंटरव्यू में कहा, लेकिन मैंने तुरंत सोचा कि वो गलत क्या कह रहा है, मेरे पिता तो टकलू ही है, तो सच बात ही बोल रहा है ना। और बोले जैसे ही मेरे दिमाग में ये थॉट आया मैं बिल्कुल शांत हो गया। ये इंटरव्यू था। बस जैसे भी हम उस पर विचार करते हैं, हम विचार नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। वो भी रिएक्शन था ना तुरंत कि मैं सिर फोड़ दूं, लेकिन जब विचार किया तो पता लगा वो झूठ क्या गलत क्या बोल रहा है। बात सेटल हो गई। आदत डालिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे संस्कारों में, पूर्वजों से, इतिहास से सारी चीज़ें आती चली जा रही है ना। तो हमारा बिहेवियर पैटर्न भी उसी तरह का हो गया, हमारी पर्सनालिटी भी उसी तरह की बन गई है ना। तो लेकिन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो तो विचारों से ही बनेगा। दूसरा कोई उपाय कम से कम मुझे तो नहीं मालूम है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।